आप लोगों का इसका सोल्यूशन पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस पे लेट नहीं करते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन इसमें है मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है, तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है या देशज है। तो मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है ये बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट शब्द जो होता है आपका ये विदेशज शब्द है, क्योंकि ये शब्द जो लिया गया है ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो जो भी अगर अदर भाषा से कोई लिया जाएगा शब्द वो किस में आएगा, विदेशज में आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए, जानकारी ये है कि इसमें आपका शाम को 7:30 बजे, ठीक है, यहाँ पे पूजा लोधी मैम जो आपका ठीक है ये लाइव सेशन लेंगी, है ना, पूजा लोधी मैम, कितने बजे रहेगा, 7:30 बजे, जिसमें आपका एमपीपीएससी के बारे में पूरा ये डिस्कशन रहेगा कि एमपीपीएससी कैसे तैयारी की जाएगी, क्या सिलेबस में परिवर्तन आया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे आपको पढ़ना है ना, और क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे रहेगा 7:30 बजे का सेशन। तो जरूर ज्वाइन करिएगा आप लोग इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेलगाड़ी शब्द कैसा है, देशज है, संकर है, तत्सम है या विदेशज है। तो बताएं रेलगाड़ी शब्द कैसा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रेलगाड़ी शब्द जो आता है ये आ जाएगा आपका संकर शब्द। और संकर शब्द के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसा शब्द जो दो भाषाओं से मिलके बना हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका संकर शब्द। रेल क्या है, अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी क्या है, हिंदी भाषा का है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है बताएं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, अलस, आलसी, आलसीपन या आलस। तो फटाफट बताएं इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आलस्य शब्द का विशेषण जो होगा ये आलसी हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, विशेषण वही होता है जो आपका क्या किया जाएगा, विशेषता जो बताए किसी संज्ञा सर्वनाम की। नेक्स्ट, अब ये आपको अलंकार बताना है। तरण, तनोजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये में कौन सा समास है। अब यहाँ पे अब यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या उपमा अलंकार है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ता वर्ण की जो आवृत्ति है ये बार बार हो रही है, और जो किसी वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार रहेगा, अनुप्रास अलंकार रहेगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है बताएं। दत्तचित्र, दूरदर्शी, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द बताएं, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो इंद्रियों को जीतने वाला, है ना, तो जितेंद्रिय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जितेंद्रिय कहलाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देवासुर में कौन सा समास है बताएं, कर्मधारय है, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्री। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देवासुर में जो समास होता है ये द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह का अभाव है। यहाँ पे देवता और असुर दोनों की बात की जा रही है। ठीक है, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना, कमेंट कर दें एक बार, वॉइस सबको क्लियर आ रही है मेरी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास आएगा बताएं, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या द्विगु। तो मुख दर्शन में कौन सा समास आएगा बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, मुख दर्शन इसमें लोप है क्या, का। ठीक है, और कर क्या है आपका, कारक है। तो कारक अगर लोप होगा तो वहां पे कौन सा समास होगा, वहां पे तत्पुरुष समास आ जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव, विदेशज, देशज या तत्सम। तो ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो कहलाएंगे आपके तत्सम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आ और ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या दीर्घ संधि। तो आ और ए जो मिलके ए बनते हैं, कौन सा संधि होगा, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कौन सा संधि हो जाएगा आपका, गुण संधि हो जाएगा। कौन संधि होगा आपका, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, जैसे नर धन ईस बराबर क्या हो जाएगा, नरेश हो जाएगा, है ना। तो आ और ई मिलके क्या बन रहा है आपका, ए बन जा रहा है। नेक्स्ट, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पाधन वन, पोधन अन, पौधन अन या पाधन अवन। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पवन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, पोधन अन बराबर क्या हो जाएगा, पवन। और यहाँ पे संधि कौन सी आएगी, अयादि स्वर संधि आ जाएगी। कौन सी संधि आएगी, अयादि स्वर संधि आ जाएगी। नेक्स्ट,
पुनर्जन्म का सही संधिविच्छेद क्या होगा बताएं, पुनर्जन्म का सही संधिविच्छेद क्या हो जाएगा आपका, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो हो जाएगा आपका बी, पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म हो जाएगा, और यहाँ पे संधि कौन सी आएगी, यहाँ पे संधि आ जाएगी विसर्ग संधि आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इत्यादि का सही संधिविच्छेद क्या होगा, इत धन आदि, इत धन आदि, तो इसमें इत्यादि का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा बताएं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ई प्लस आ आपस में मिल रहे हैं, है ना, तो इत्यादि इत धन आदि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, और यहाँ पे संधि जो होगी, संधि आपकी कौन सी आएगी, यड़ संधि होगी, कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे ई आ जाए पहले में या फिर उ आ जाए इसमें आपका, है ना, और इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वहां पे कौन सी संधि होगी, यड़ संधि हो जाएगी, ये इसकी परिभाषा है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है बताएं, अ, अव, अवन या नत, तो अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा आ जाएगा, यहाँ मूल शब्द क्या है, नत, ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा आ जाएगा, अव, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, कनिष्ठ कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कनिष्ठ शब्द में जो प्रत्यय है तो कौन सा आ जाएगा, इष्ट, कम दर इष्ट बराबर कनिष्ठ, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, है ना। मोनिका गुड इवनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नाक रगड़ने का अर्थ क्या है बताएं, इज्जत देना, नाक में चोट लगना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नाक रगड़ने का मतलब होता है दीनता पूर्वक क्या करना, प्रार्थना करना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है मोनिका, आप 14 का सी कर रही हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 15 का भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उन्मूलन का विलोम क्या होगा बताएं, उत्कर्ष, उत्थान, रोपण या अवनति, ठीक है, उन्मूलन मतलब समाप्त, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, रोपण यानी उगना, है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड मोनिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, आदिकाल कहा है, चारण काल कहा है, वीर काल कहा है या बीज वपन काल कहा है, तो इन्होंने क्या कहा है बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने जो कहा है बीज वपन काल कहा है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो वीर काल कहा है, ठीक है, तो वीर काल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है ये वीर काल। ठीक है, इसके अलावा चारण काल जो कहा है ये कहा है आपका विश्वनाथ प्रसाद सिंह मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये चारण काल कहा है, और ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ 17 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा बताएं, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा या यमुना, तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कालिंदी जो कहा जाता है ये यमुना नदी को कहा जाता है, ठीक है, और इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं इसमें आ जाता है आपका अर्कचा, अर्कजा हो जाएगा, ठीक है, रवि तनया, ठीक है, कृष्णा, कला गंगा, सर्वसुता, भानुजा, है ना, फिर अर्कसुता, ये सभी जो पर्यायवाची हैं किसके हैं, यमुना नदी के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के पहले आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं बताएं, देवेंद्र सत्यार्थी, बाबू श्याम सुंदर दास, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आधुनिक हिंदी साहित्य के पहले आत्मकथा के जो लेखक हैं ये हो जाएंगे बाबू श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी जो रचना है क्या है, मेरी आत्म कहानी, इनकी रचना क्या है, मेरी आत्म कहानी इनकी रचना है, और कब ये प्रकाशित हुई थी, 1941 में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ने, मुहावरे का अर्थ क्या है, सिर पर सेहरा बांधना, ठीक है, या बंधा होना, या फिर सिर मारना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, या फिर सिर पर शैतान सवार होना, यहाँ पे आप बताएं कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा, इसका मुहावरा होगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, 19 का आपने क्या किया है, ठीक है, 19 का ए किया है, 20 बताएं, 20 का सी हो जाएगा इसमें आपका, 19 का बी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है बताएं? शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कवियों को कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, ठीक है। और ये जो ज्यादातर करते हैं, नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं ये, है ना, नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए इनको कवियों को कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हिंदी का पहला पत्र कौन है? तिमिर नाशक, उदंत मार्तंड, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हाँ, तो 21 का आपने क्या किया है? ए किया है, बिल्कुल सही है। 22 का बताएं। हिंदी का पहला पत्र जो आ जाएगा ये कहलाता है आपका उदंत मार्तंड कहलाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 30 मई 1826 को ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और किसने प्रकाशित किया था? तो जुगल किशोर ने। ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, किसने प्रकाशित किया था? जुगल किशोर जी ने किया था, कानपुर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका। प्रेम सागर किसकी रचना है बताएं? मुंशी प्रेमचंद, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद तिवारी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट करता है ना, इसलिए क्वेश्चन बार बार आता है। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद नहीं होगा, बल्कि लल्लू लाल जी हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी अन्य जो रचनाएं हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। बैताल पच्चीसी, है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बैताल पच्चीसी भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। शकुंतला नाटक भी इन्हीं की रचना है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं? है ना, कितने भेद हैं? 4, 5, 3 या 2। तो सबको पता है उत्पत्ति के आधार पे कितने संज्ञा के प्रकार हैं आपके? 5 प्रकार हैं, है ना। कितने हैं? 5 प्रकार हैं। इनके प्रकार मैं आपको पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया हूं, है ना। चलिए कौन कौन सा है? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप बोल दे रहा हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। और एक कौन सा छूट रहा है आपका? जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8, 10, 12, 9। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कारक के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल सही है, 24 का बी होगा, 25 का बताएं। तो कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? तो ये भी लिखा है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो टोटल कितने हैं आपके? ये 8, ठीक है। हाँ, वेरी गुड मोनिका, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको बताना है कि घा का उच्चारण स्थान क्या है बताएं? घा का उच्चारण स्थान क्या है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, घा का जो उच्चारण स्थान आ जाएगा, तो का वर्ग में जितने भी आते हैं वो कहलाएंगे कंठ वाले में आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। मूर्धन्य में जो आएगा आपका, ठीक है, मूर्धन्य में कौन सा आ जाएगा आपका? टा वर्ग आ जाएगा। तालुब में कौन सा आ जाएगा? तो तालुब में चा वर्ग वाला आ जाएगा, है ना। फिर दंत में कौन सा आ जाएगा आपका? तो यहाँ पे दंत में आपको ध्यान रखना है, ता वर्ग आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? इसमें जो सही ढंग से लिखा गया है, कौन सा लिखा गया है? इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जो क्लियर लिखा हुआ है, स्पष्ट है, वो ये है अस्पृश्यता, है ना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में इसके बारे में छुआछूत के समाप्ति का या प्रतिबंध पे उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहां पे कौन सा समास होगा? तो दोनों पद के अलावा जो तीसरा कोई अर्थ निकल जाता है वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जैसे चक्रपाणी, है ना, चक्रपाणी में कौन सा समास आ जाएगा? बहुब्रीहि। नेक्स्ट, विशेषण के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 6, 7। तो विशेषण के कितने प्रकार है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण के जो प्रकार हैं टोटल 4 प्रकार हैं। इसके कौन कौन से प्रकार हैं? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या संकेतवाचक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि हमेशा भूल जाते हैं हम लोग ये। नेक्स्ट, अपील शब्द कैसा है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है। तो अपील शब्द कैसा शब्द है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अपील शब्द जैसे आपको पता चल रहा होगा, अपील कैसा आ जाएगा आपका? ये विदेशज शब्द आ जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अदर भाषा से आया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो इसको डिसलाइक करके आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। और 7:30 बजे पूजा मैम का जो लाइव सेशन रहेगा उसमें जरूर आप लोग जुड़िए। आपको बहुत सारा यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें, एमपीपीएससी से रिलेटेड।
ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसमें अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद।